जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 8 ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है ये। तो हम देखते हैं इसमें चैप्टर में क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं पीडीएफ फाइल जनरेट नहीं कर सका, सो इसलिए इमेज फॉर्मेट में ही आज आपको लेक्चर इसी के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसी से। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एक होल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी पाया जाता है वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में शामिल होता है। ठीक है, लेट्स से इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इंक्लूडिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें कंट्रोल सिस्टम किस तरह के पाए जाते हैं, इंसेंटिव सिस्टम किस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरह का है, पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो किस तरह से हैं, किस तरह रिक्रूट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आती हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में क्या कुछ आता है। सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज in the firm, the formal division of the organization into subunits, and the establishment of integrating mechanism to coordinate the activities of subunits. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है जी, कि डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पर है, किस पोर्शन में है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड होता है कि एक तो डिसीजन मेकिंग कहाँ पे की जाएगी, अपर लेवल पे की जाएगी, मिडिल लेवल पर की जाएगी, या लोअर लेवल पर की जाएगी। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट है द फॉर्मल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली कितने पार्ट्स में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है इन फॉर्म ऑफ सब यूनिट्स, इन फॉर्म ऑफ यू कैन से फंक्शंस की बेस पे से उसको डिवाइड किया गया है, या इसके अलावा प्रोडक्ट डिवीजन की बेसिस पे इसकी कैटेगराइज किया गया है इसको। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फर्स्ट वन क्या है कि डिसीजन मेकिंग किस एरिया में होगी। सेकंड वन, उसकी फॉर्मल डिवीजन किस तरह से होगी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह डिवीजन होगी। थर्ड वन जो है वो है इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, कि इन सब जो आपकी हायरार्की है, ये जो आपकी डिवीजन हो रही हैं, ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन किस तरह से आपस में क्रिएट की जाएगी डिफरेंट सब यूनिट्स के दरमियान। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर का फर्स्ट जो है हिस्सा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकंड वन है कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है डी? मेट्रिक्स used to measure the performance of subunits and to judge how well managers are running those your subunits. तो कंट्रोल बेसिकली मैट्रिसेस होते हैं, आप कह सकते हैं कोई मेजरिंग यूनिट होता है जिसकी बेसिस पे एक सब यूनिट की, या एक फंक्शन की, या एक डिपार्टमेंट की जो है वो परफॉर्मेंस को है जो वो मेजर किया जाता है। ठीक है, देन इसमें आर्किटेक्चर में थर्ड वन आता है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव क्या होते हैं जी, कि आप कहते हैं कि यार आप इस तरह की परफॉर्मेंस दें, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये भी आर्किटेक्चर का हिस्सा होता है कि उसमें इंसेंटिव्स किस बेसिस पे दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यह इंसेंटिव्स को डिफाइन किया है, डिवाइसेज यूज टू इनकरेज डिजायर्ड एम्प्लॉय बिहेवियर। इंसेंटिव से बेसिकली होता क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर जो है वो इनकरेज होता है, आपका एम्प्लॉय इनकरेज होता है। ठीक है, जिस तरह का बिहेवियर उसमें चाहते हैं वो बिहेवियर पे शो करता है। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सिंपली के एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की वैल्यूज जो है वो आपस में शेयर की जा रही हैं। देन लास्ट वन है इसका पार्ट, पीपल। पीपल में क्या चीज़ें शामिल हैं? द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो उसमें एम्प्लॉयज पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो। देन द स्ट्रेटजी यूज टू रिक्रूट, सिर्फ एम्प्लॉयज हद तक नहीं बल्कि इन पीपल में एम्प्लॉयज शामिल हैं। देन किस स्ट्रेटजी के थ्रू उन्हें रिक्रूट किया गया है, उनको भर्ती किया गया है। देन उनकी कंपनसेट किस तरह से किया जाता है, उनको मोटिवेट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, देन रिटेन दोज इंडिविजुअल, उनको अपने पास रिटेन कैसे रखा जाता है। रिटेन मतलब कि वो बार बार आपके पास से छोड़ कर ना जाए। ठीक है जी, अच्छा, तो ये हो गया आपका बेसिकली आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे
डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, वर्टिकल डिफरेंशिएशन। तो वर्टिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है जी? लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ स्ट्रक्चर। वर्टिकल डिफरेंशिएशन क्या होती है? विच रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन अ स्ट्रक्चर। ये रेफर करता है उस खास लोकेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिपार्टमेंट या वो पर्टिकुलर हिस्सा जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जाती है, ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग करना। तो ये वर्टिकल डिफरेंशिएशन इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, ये सेंट्रलाइज भी हो सकती है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है। इसको भी हम आगे देखेंगे, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है। अच्छा। देन वर्टिकल डिफरेंशिएशन होगी। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड है जी? ये रिलेटेड है फॉर्मल डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डिवीजन किस बेस पे होगी, ठीक है। देन थर्ड वन, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, कि उनको आपस में इंटीग्रेट किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी। तो ये हो गया डिजाइनिंग स्ट्रक्चर। वर्टिकल डिफरेंशिएशन आपने देखा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपने इनको सिर्फ अभी हमने डिफाइन किया है। अभी हम इनको आगे देखते हैं। तो वर्टिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसमें हम डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लोकेशन देखते हैं, कि डिसीजन मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में किस हिस्से में की जाती है, कौन से लोग हैं डिफरेंशिएशन जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। अब ये सेंट्रलाइज भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग लोकेशन है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है जी? सेंट्रलाइज जो होता है, सेंट्रलाइज में बेसिकली ये होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो हायर लेवल पे होती है, ठीक है, सेंट्रलाइज होती है। आपके लेट से जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइजेशन। अब आपको डिफरेंस अभी समझ आ जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन पहले हम देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन लोअर लेवल मैनेजर्स और अदर एम्प्लॉयज। देखें, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं हायरार्की में। लेट्स से टॉप मैनेजर, अपर मैनेजर हैं, मिडिल मैनेजर हैं, लोअर मैनेजर हैं। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सिर्फ अपर लेवल पे होगी, ये होता है सेंट्रलाइज होना। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि जिस जगह पर डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, वो डिसीजन मेकिंग उसी हिस्से में हो, इसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि इसमें अपर लेवल पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, बल्कि लेट्स से मिडिल मैनेजर जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको जहाँ जहाँ डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ उन्हें कोई इशूज आ रहे हैं, वो खुद से उससे रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? कि जो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपकी डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। वही मैनेजमेंट मार्केटिंग से रिलेटेड करेगी डिसीजन मेकिंग, वही फाइनेंस से रिलेटेड करेगी, वही मैनेजमेंट से रिलेटेड करेगी, ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? फाइनेंस वाले खुद अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, मार्केटिंग वाले खुद अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट वाले खुद अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, प्रोडक्शन वाले खुद अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अच्छा, इसके बाद आर्गुमेंट्स फॉर सेंट्रलाइजेशन, के सेंट्रलाइजेशन बेसिकली आप कह सकते हैं क्यों ज़रूरी है या इसका क्या फ़ायदा होता है। तो इसके बेसिकली 4 मेन आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट वन, मैंने आपको बताया कि मैं ये चीज़ें हाईलाइट नहीं कर सका क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल जनरेट नहीं कर सका था, ठीक है। तो अपनी बुक ओपन करें। ये आप ये कर्सर देखते जाएं, जहाँ पर मूव कर रहा हूँ वहाँ पर वहाँ से आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है जी? सेंट्रलाइजेशन कैन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। तो जब सेंट्रलाइजेशन होती है, इससे कोऑर्डिनेशन की फैसिलिटेशन होती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन आपस में लोगों की बेहतर होती है। किस तरह से बेहतर होती है? जब सेंट्रलाइज होंगे, डिसीजन मेकिंग जो है लेट्स से वो अपर लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो जब अपर लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगी, तो वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लिए होगी। फिर उसमें यह है कि सबका फायदा होगा उसमें, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसका फायदा फर्स्ट वन ये होता है कि कोऑर्डिनेशन आपकी बेहतर होती है। सेकंड वन क्या है? हेल्प इंश्योर दैट डिसीजंस आर कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि जब टॉप मैनेजमेंट आपकी डिसीजन मेकिंग करती है, तो वो डिसीजन मेकिंग बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर रही होती है, ठीक है।
थर्ड वन ये है कि सेंट्रलाइजेशन कैन अवॉइड डुप्लीकेशन। सेंट्रलाइजेशन से डुप्लीकेशन नहीं होती। जब डिसीजन मेकिंग अपर लेवल पे होगी, ठीक है, या कोई फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है वो सेंट्रलाइज होगी, वो अपर मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी, तो क्या है कि वो अपर मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर फैसिलिटी हर एक डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देगी, हर एक प्रोडक्शन फंक्शन को लेट से प्रोवाइड कर देगी, हर एक प्रोडक्ट डिवीजन को डिवाइड जो है वो प्रोवाइड करेगी। कौन प्रोवाइड करेगी? आपकी अपर मैनेजमेंट, ठीक है। ये सेंट्रलाइजेशन का फायदा है। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी। फोर्थ वन क्या है कि, अच्छा इसको मैं एक बार बताता चलूँ कि डुप्लीकेशन अवॉइड करने का मकसद ये है कि अपर मैनेजमेंट ही एक पर्टिकुलर जो रिसोर्स है लेट्स से वो खुद सारे डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर देती है। अदरवाइज अगर ये सब डिसेंट्रलाइज हो तो हर डिपार्टमेंट को अपने लिए अलग रिसोर्स जनरेट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंपनी में हो रही है, हर कंपनी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपर मैनेजमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है, वो सबके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें सारे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ये सेंट्रलाइज वे। जबकि डिसेंट्रलाइज वे क्या होगा इसमें कि हर डिपार्टमेंट का या हर एक प्रोडक्ट का अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेटअप लगा होगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें हर एक प्रोडक्ट की। तो सेंट्रलाइजेशन में डुप्लीकेशन नहीं होती, आपकी जो कॉस्ट है वो बच जाती है। फोर्थ वन, concentrating power and authority in one individual or a management team, centralization can give top level managers the means to bring about needed major organizational changes। तो जब पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है तो वो अगर किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस चाह रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं, डेवलप करना चाह रहे होते हैं, तो वो आसानी से उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। अब ये आर्गुमेंट्स हो गए सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड कि सेंट्रलाइजेशन क्यों होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन क्या है जी, टॉप मैनेजमेंट कैन बिकम ए ओवरबर्डन व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड। देखें, जब डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होगी यानी कि टॉप मैनेजमेंट सारे के सारे फैसले करेगी, तो इससे क्या होगा कि वो ओवरबर्डन हो जाएंगे, ठीक है। ओवरबर्डन होने का मतलब यह है कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनसे उन्हें डेली बेसिस पे डील करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन gives top management time to focus on critical issues by delegating more routine issues to lower level management। इसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, वो कहते हैं जी कि टॉप मैनेजमेंट जो मेन कंपनी के इशूज है सिर्फ उनको डील करे, बाकी जो डेली रूटीन के छोटे छोटे से इशूज हैं, छोटे छोटे से जो आपके डिसीजन मेकिंग है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, यानी कि हर डिपार्टमेंट वो खुद से कर लिया करे। ये फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया। सेकंड आर्गूमेंट यह है कि वो कहता है जी मोटिवेशनल रिसर्च जो है वो फेवर करती है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। ऐसा क्यों है कि मोटिवेशनल रिसर्च डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करती है? क्योंकि वो कहते हैं जी ये आर्गू करती है कि पीपल आर विलिंग टू गिव मोर टू देयर जॉब्स व्हेन दे हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कंट्रोल ओवर देयर वर्क। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब फैसला जब डिसीजन मेकिंग हर एक डिपार्टमेंट खुद करता है, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक तो वो फ्रीडम फील करते हैं कि यार हम आज़ाद है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना पड़ रहा। सेकेंडली क्या होता है, उनके पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। उन्हें पता होता है कि यार अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब हमने इसको फुलफिल करना है, ठीक है जी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड एक आर्गूमेंट है। देन अच्छा, ये इस आर्गूमेंट को बताया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन सब यूनिट से क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। देन जिस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है कि यार मुझे ये काम, मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे ये काम करना। देयर बाय एनहांसिंग कंट्रोल। कंट्रोल हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल वो यूनिट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी वो यूनिट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे सब यूनिट्स की, एक कंपनी के सब यूनिट्स की या कंपनी के सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा जब हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी तो उन्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, और वहीं से उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकेगा कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है या नहीं की, ठीक है। अच्छा जी। देन
डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल से मुराद क्या कि डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे ही कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो फ़ौरन से अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग वाले चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएँ, तो बजाय कि वो पहले अपर मैनेजमेंट को बताएं, वो डायरेक्टर्स को बताएं या ओनर को बताएं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग हो, ये करना है या नहीं करना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, वो उसी टाइम अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। देन फोर्थ वन क्या है जी, डिसेंट्रलाइजेशन कैन रिजल्ट इन बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग होती है इससे, इसकी वजह क्या है कि देखें, लेट्स से मार्केटिंग के हम एग्जांपल लेते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है कि आप पहले कस्टमर की नीड देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह के प्रोडक्ट चाहता है, फिर उस नीड की बेस पे आप अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं प्रोडक्शन वालों को, वो आपकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देता है, देन वो आगे दोबारा कस्टमर तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग का क्या फायदा होगा, देखें देखें क्योंकि जो मार्केटिंग वाले हैं वो बेहतर जानते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, बजाय कि अपर मैनेजमेंट, क्योंकि अपर मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली इन कस्टमर के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या होगा, मार्केटिंग वाले जब देखेंगे कि यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है, ठीक है, तो वो फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, क्योंकि वो मार्केटिंग वाले डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग आपकी जो है वो बेहतर हो जाती है डिसेंट्रलाइजेशन से। देन अगेन डिसेंट्रलाइजेशन कैन इंक्रीज कंट्रोल, इससे कंट्रोल आपका बेहतर हो जाता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन से आपका जो कंट्रोल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। कंट्रोल्स हमने क्या देखा था कि जिनकी बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, ठीक है। जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप उसके अकाउंटेबल होंगे, और आप जब आपको एक असाइनमेंट दे दी जाएगी, तो उसको मेजर भी किया जा सकेगा कि आपने वो असाइनमेंट की है या नहीं की, आपने वो प्रोजेक्ट पूरा किया है या नहीं किया, ठीक है जी। देन सिंपल सी चीज़ है, टॉल वर्सेस फ्लैट हिरार्कीज। हिरार्की बेसिकली क्या होती है, हिरार्की एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं। मिसाल तौर पे सीईओ आ गया, यानी कि ऑनर, ठीक है। देन आप कह सकते हैं डायरेक्टर्स आ गए, अब ये सेकंड लेवल है हिरार्की का। देन आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि वीपी वाइस प्रेसिडेंट आ गए, ठीक है, ये थर्ड लेवल हो गया। उसके बाद जो है वो मैनेजर्स आ गए, फोर्थ लेवल हो गया। देन जो आपके मिडिल मैनेजर्स आ गए, सिक्स लेवल हो गया। देन आपकी लेबर लेबर आ गई, वर्किंग जो एम्प्लॉयज़ है वो आ गए, सिक्स आपका जो है लेवल हो गया। तो ये बेसिकली हायरार्की में स्ट्रक्चर बताया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स हैं, ठीक है। तो जब टॉल हायरार्की दोगे, इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा लेवल है, ठीक है। ऑनर है, ऑनर के नीचे मजीद कोई 5-6 तरह के लेवल जिन पे काम हो रहा है। जबकि फ्लैट हायरार्की में क्या होता है कि लिमिटेड जो है आपके लेवल्स होते हैं, यानी कि लेट्स से आप कह सकते हैं कि ऑनर है, ऑनर के नीचे डायरेक्टली मैनेजर्स हैं और वो अपने लोगों से काम ले रहे हैं। ये आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, टॉल हायरार्की ये डिफरेंट लेवल शो कर रहा है, बाकी ये आपकी फ्लैट हायरार्की है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट्स मैनेजर हैज। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यह है कि एक मैनेजर का कितना कंट्रोल है, उसे कितना एरिया कवर करना पड़ता है, उसे कितनी चीज़ों से डील करना पड़ता है, कितने रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग उसे करनी पड़ती है, तो ये आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। द नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट से मैनेजर हैज़, कि मैनेजर को डायरेक्टली कितने लोग लेट से रिपोर्ट कर रहे हैं, मैनेजर को कितनी चीज़ों से डील करना पड़ेगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। लेट से अगर एक इंस्ट्रक्टर है, एक लेक्चरर है, वो क्लास में आता है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ एक क्लास के। जबकि प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो उसके अंडर पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है जी। देन है जी हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। पहले हमने देखा वर्टिकल डिफरेंशिएशन, और उसमें हमने देखा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन क्या होती है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक एक ऑर्गेनाइजेशन की डिवीजन करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सब यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो
फर्स्ट वन है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल में हम बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सब यूनिट्स में। तो एक तरीका तो ये है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द ऑब्वियस डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फर्म विद डिफरेंट फंक्शन फोकसिंग ऑन डिफरेंट टास्क। वो कहता है जी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है फंक्शंस की बेसिस पे, यानी कि हर एक फंक्शन को डिवाइड कर देता है। जैसे कि जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या किया गया, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमने किस तरह डिवाइड किया है। ये परचेजिंग मैनेजर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, एचआर मैनेजर है। ठीक है, तो ये फंक्शंस के बेस पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। देन मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है जी, a structure in which a firm is divided into different divisions। एक फर्म डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड होती है, देन ईच ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिस्टिंक्ट बिजनेस एरिया। और हर एक जो है वो डिफरेंट बिजनेस एरिया के साथ डील कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक हेड ऑफिस है। अब इनकी जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट डिवीजन है, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू डिवीजन, प्रोडक्ट थ्री डिवीजन। ठीक है, अब हर एक प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे फंक्शन सेपरेट हैं। यानी कि प्रोडक्ट जो सेकंड है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल अलग है। इसी तरह जो प्रोडक्ट डिवीजन वन है उसमें भी ये चारों चारों अलग से इनके डिपार्टमेंट हैं। इसी तरह प्रोडक्ट डिवीजन थ्री जो है इनके पास भी चारों से चारों डिपार्टमेंट अलग हैं। ठीक है, बजाय कि इन कॉमन ये सारों के लिए काम कर रहे हो, इन हर एक डिवीजन के लिए अलग से आपके ये फंक्शन है। ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर सिंपली आप एक ऑर्गेनाइजेशन को जियोग्राफी की बेसिस पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से आप कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रही है, एक एक ये भी इसकी एक डिवीजन हो सकती है कि आप इनको प्रोविंशियल बेसिस पे डिवाइड कर दें। आप कहें जी ये पंजाब की है, ये सिंध की है, ये केपी की है, ये बलूचिस्तान की है। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं इसकी डायग्राम बेसिकली आप देख सकते हैं 8.7। ठीक है, देन एक हाइब्रिड जियोग्राफिकल फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट एरियाज हैं। इसमें लोकल ईच एरिया हैज इट्स ओन लोकल मार्केटिंग, सेल्स एंड एचआर फंक्शन। अगर आप देखें तो ये कौन से वाला है, ये मल्टी फंक्शनल है। ठीक है, मल्टी डिविजनल है, जबकि इसमें कुछ कॉमन है। ठीक है, दीज फंक्शन आर ग्लोबली सेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि ये एरिया वन है, एरिया टू है, एरिया थ्री, एरिया फोर है, डिफरेंट एरियाज हैं। इनके अलग अलग से मार्केटिंग है, इनके अलग से सेल्स हैं, अलग से एचआर है। ठीक है, हर एक एरिया की अलग से ये तीनों चीज़ें, तीनों डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। जबकि कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं, जो इन इन सारे के सारे एरियाज को डायरेक्टली लीड कर रहे हैं। यानी कि परचेजिंग, प्रोडक्शन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इन सब के इन कॉमन है। चारों एरियाज के लिए ये तीनों चीज़ें कॉमन है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हर एक की अलग अलग है। जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा उसके मुताबिक। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका हाइब्रिड। देन हम देखते हैं जी अच्छा ये सिंपली एक एग्जांपल है यूनिलीवर स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, देन आपके पास आता है जी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, एन ऑर्गेनाइजेशन विद टू ओवरलैपिंग हायरार्कीज। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो ओवरलैपिंग हायरार्की है, यानी कि ओवरलैप कर रही हैं जो आपकी हायरार्कीज हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ओवरलैप किस तरह से कर रही हैं कि ये डिफरेंट ये डिफरेंट जो है आपकी डिवीजन्स हैं। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम वन है, ये टू है, ये थ्री है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। अब ये सारी चीज़ें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इन तीनों प्रोडक्ट्स को से डील कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इन तीनों से डील कर रही है, मार्केटिंग इन तीनों से डील कर रही है। ठीक है जी, जबकि सेल्स जो है वो इस मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो सेपरेटली अलग से डील कर रही है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, देन इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म में क्या होता है जी कि ये जो डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं,
ये आपस में किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपस में किस तरह लिंक कर रहे हैं, आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में किस तरह से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं अगर इनको कोई इशू आ जाता है तो एक तो फॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म होता है, फॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म वो कहते हैं जी, फॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म यूज टू कोऑर्डिनेट सब यूनिट्स वेरी इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सिंपल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये वो कहते हैं इंटीग्रेशन डिपेंड करी होती है कम्प्लेक्सिटी पे कि आपकी किस हद तक उनको आपस में इंटीग्रेट करने की कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो ये बेस करा होता है कम्प्लेक्सिटी पे, यानी कि सिंगल सिंपल डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट काफ़ी हैं, या लाइन रोल के थ्रू करना चाहिए, या टीमिंग जनरेट करनी चाहिए, या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू इन्हें इंटीग्रेशन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छा, अभी हम इनको देख भी लेते हैं, इनको फर्दर इन्होंने डिफाइन किया गया। डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में सिंपली ये यहाँ से लिखा हुआ है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि मैनेजर आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट जो आपके फंक्शंस के मैनेजर हैं वो आपस में लेट से कॉल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें फॉर्मल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फॉर्मली इनके लिंक्स हैं, हर डिपार्टमेंट के मिलके मैनेजर हैं, ठीक है, उनके फॉर्मल लिंक्स हैं, इसके थ्रू ये आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि फॉर्मली ने कहा गया कि आप लोग आपस में डिस्कस ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है जी लायन रोल्स। अब लायन रोल्स में आपने क्या पढ़ा था? ये बेसिकली राब्ते के लिए कुछ लोग मुंतखब किए जाते हैं, एक मेंबर मुंतखब कर लिया गया जो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये थ्रू लायन रोल्स है। ठीक है जी। देन उसके बाद टीमिंग बेसिस पे हैं। टीमिंग्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीम जनरेट कर ली जाती है, हर डिपार्टमेंट से एक मेंबर लेकर एक पर्टिकुलर टीम जनरेट कर ली जाती है। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेट्स से जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले, ठीक है, वो एक टीम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिंक करके। वो कहते हैं जी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों का एक बंदा चाहिए, हमें एक प्रोडक्शन वालों का बंदा चाहिए, हमें एक मार्केटिंग वालों का बंदा चाहिए। तो वो इस टीम की बेसिस पे आपस में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, वो जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो करके वो उन्हें बताते हैं, एक टीम बनी होती है। देन वो जाके अपने अपने डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें ये चेंजेस करके दें, या हमें ये काम करके दें, हमें ये प्रोडक्ट बना कर दें। ठीक है जी। अच्छा जी। देन इनफॉर्मल इंडिकेटिंग मैकेनिज्म सिंपली क्या होता है कि अगर इनके आपस में फॉर्मली लिंक्स नहीं होते, नेटवर्क फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन informal contacts between managers within an enterprise and on distributed information system। देखें, नॉलेज नेटवर्क में क्या होता है? थ्रू नॉलेज नेटवर्क ये इनफॉर्मल बेसिकली भी होता है। आप यहाँ पर एग्जांपल से देख सकते हैं कि ए बी और सी तीन डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट सी, या लेट्स से आप कह सकते हैं कि तीन मैनेजर जो हैं ए बी और सी आपस में लिंक्ड हैं, डी ई एफ आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर बी को एफ से आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है तो किस तरह करते हैं? ये इनका फॉर्मल लिंक नहीं है, लेकिन ये इनफॉर्मली, क्योंकि सी जो है वो डी से लिंक्ड है, तो ये बी जो है सी से कांटेक्ट करेगा, सी डी से कांटेक्ट करेगा, और डी इसका कांटेक्ट एफ से करवा देगा, यानी कि बी जो है वो इनफॉर्मली सी डी के थ्रू एफ से कांटेक्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली आपका इनफॉर्मल वे है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका टॉपिक है, इसको आप पढ़ें, अब एक बार बुक से देखें, लेक्चर सुने, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।